हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर में। उम्मीद करते हैं कि टारगेट सेमेस्टर का पूरा परिवार अच्छा होगा और आप सभी लोग बहुत बेचैन हैं, बड़े बेताब हैं कि क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तैयारी टारगेट सेमेस्टर के माध्यम से नहीं कराई जाएगी। तो ये बिल्कुल गलत है। टारगेट सेमेस्टर हमेशा हर कदम हर वक्त आपके साथ खड़ा है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या, बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट क्या, बिजनेस इकोनॉमिक्स सेकंड क्या, इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे। कुछ दिनों में हम थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स भी कवर करेंगे जैसे ही आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपको कंटेंट्स नहीं मिलेंगे, कंटेंट्स इतने मिलेंगे कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। और सबसे पहले PYQ देखने से पहले जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट है जाइए उसको पूरी तरह से ख़त्म करिए और उसके बाद से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यानी वित्तीय लेखांकन में लेखा किसका होता है? तो लेखा होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी वित्तीय लेखांकन में वित्तीय लेन देनों का लेखांकन किया जाता है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज, यानी अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप क्या होता है? तो हमने आपको बताया था अकाउंटिंग प्रोसेस में टोटल 7 स्टेप्स होते हैं। हमने आपको बहुत बारीकी से बताया था IMRCSAC। अब इसमें पूछा गया कि लास्ट स्टेप कौन सा है? तो C फॉर क्या होता है? कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। तो इसमें ढूंढिए कहाँ है इन्फॉर्मेशन? तो यहाँ है इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन ए, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी व्यवसाय में हित रखने वाले विभिन्न पक्षकारों को वित्तीय विवरण के विषय में सूचित करना। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड यूजर्स होता है। बाकी I फॉर आइडेंटिफिकेशन, M फॉर मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, R फॉर रिकॉर्डिंग, C फॉर क्लासीफाइंग, S फॉर समराइजिंग, N A फॉर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड फाइनली C फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के इंटरनल यूजर्स होते हैं आपके बिजनेस के मैनेजमेंट के लोग, यानी आपके बिजनेस का जो प्रबंधन होता है, प्रबंधन ही आपके बिजनेस का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का इंटरनल यूजर यानी आंतरिक उपयोगकर्ता होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑनर एंड मैनेजमेंट। तो हमने आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो प्लेलिस्ट दी है उसमें हमने आपको बताया है डिफरेंट कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, जिसमें हमने आपको कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बताया है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, अक्रूवल कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट बताए हैं। तो उसको यदि आप देखेंगे तो बता सकते हैं कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो स्वामी और प्रबंधकों के अंतर को परिदर्शित करता है। तो वो है आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, यानी उसको हिंदी में कहते हैं व्यवसायिक अस्तित्व। जो आपका व्यवसायिक अस्तित्व कंसेप्ट होता है ये कहता है कि बिजनेस अलग है और बिजनेस का ऑनर अलग है, यानी बिजनेस का स्वामी अलग है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया आर इशूड बाई। तो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? तो इशू करता है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दैट इज ICAI। हिंदी में देखते हैं, भारत में लेखांकन मानक जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? तो ICAI यानी भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, इसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, यानी इसमें से कौन सा ऐसा अकाउंटिंग इक्वेशन है जो गलत है? एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट्स प्लस कैपिटल एंड लाइबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट माइनस कैपिटल। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर C है, लाइबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट माइनस प्लस कैपिटल, ये ऑप्शन गलत है। बाकी और सारे ऑप्शन सही हैं। लाइबिलिटीज यदि आपको निकालना है तो आपको एसेट और कैपिटल को जोड़ने से लाइबिलिटी नहीं निकलता है, एसेट में से जब आप कैपिटल को माइनस करते हैं तब आपकी लाइबिलिटी निकलती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन C। बाकी आप वेरीफाई कर सकते हैं, आपको पता होगा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है। अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है कि एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर आपको इस इक्वेशन से लाइबिलिटी की वैल्यू निकालनी हो तो लाइबिलिटी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट माइनस कैपिटल। और यदि आपको कैपिटल की वैल्यू निकालनी है तो कैपिटल इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा एसेट माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन सही है। बाकी ये जो इक्वेशन है लाइबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट प्लस कैपिटल, यहाँ पे माइनस होना चाहिए,
जैसे यहाँ पे माइनस दिया है तो ये सही है, लेकिन ये वाला गलत है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। दायित्व बराबर संपत्ति प्लस पूंजी। दायित्व संपत्ति माइनस पूंजी के बराबर होता है, यानी संपत्ति में से जब हम पूंजी को घटा देते हैं तब दायित्व का मान आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। यदि हम बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में वेजेस पे करते हैं तो वो एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि वो वन टाइम एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट हो रही है तो उस समय जो हम वेजेस पे कर रहे हैं वो हमको एक बार ही पे करना है, और उसके बाद से हमारी जो बिल्डिंग होगी वो 10 साल 15 साल 20 साल तक चलेगी। बाकी जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, आपको पता होगा। रिपेयर एक्सपेंसेस जो होते हैं ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, और वेजेस भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। लेकिन वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यानी भवन निर्माण पर दी गई मजदूरी, ये होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन नंबर 8, करेंट लाइबिलिटीज डू नॉट इंक्लूड। करेंट लाइबिलिटीज में क्या नहीं आता है, तो करेंट लाइबिलिटीज में बिल्स पेबल आते हैं, करेंट लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स आते हैं, करेंट लाइबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं, लेकिन करेंट लाइबिलिटीज़ में डिबेंचर्स यानी ऋण पत्र नहीं आते हैं, बिकॉज ऋण पत्र यानी डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होते हैं, वो नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ होते हैं, दैट्स वाई दे आर नॉट कवर्ड अंडर करेंट लाइबिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, विच वन इज नॉट इंटेंजिबल एसेट। इसमें से कौन सा इंटेंजिबल एसेट नहीं है, हिंदी में कौन सी संपत्ति अदृश्य संपत्ति नहीं है। तो जो आपका पेटेंट होता है, पेटेंट आपका इंटेंजिबल एसेट होता है, गुडविल भी आपका इंटेंजिबल एसेट होता है, ट्रेडमार्क भी आपका इंटेंजिबल एसेट होता है, लेकिन जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है यानी आपका जो विनियोग होता है ये एक तरह का टेंजिबल एसेट होता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट टेंजिबल एसेट है, इन्वेस्टमेंट इंटेंजिबल एसेट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूज्ड एट, यानी कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट के हिसाब से यदि हम बात करें, कंजर्वेटिज्म के कंसेप्ट के अनुसार यदि हम बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू किया जाता है। ऑप्शन ए है कॉस्ट प्राइस, ऑप्शन बी है रियलाइजेबल वैल्यू, ऑप्शन सी है कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लेस। तो जो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता है उसके हिसाब से यदि हम बात करें तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो कॉस्ट प्राइस पे भी मेजर हो सकता है, रियलाइजेबल वैल्यू पे भी मेजर हो सकता है, लेकिन इन दोनों में से जो सबसे कम होगा उस वैल्यू पे मेजर किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदी में देख लेते हैं, रूढ़िवादिता की परिपाटी के अनुसार अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। तो रूढ़िवादिता की परिपाटी के अनुसार अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है, किस पे किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका लागत मूल्य अथवा प्राप्य मूल्य, इसमें से जो भी कम हो। तो लागत मूल्य अथवा प्राप्त मूल्य इसमें से जो भी कम होता है उस पर आपका वैल्यूएशन होता है क्लोजिंग स्टॉक का, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, द पोजीशन ऑफ बिजनेसमैन ऑन 31 मार्च 2022 वॉज एज फॉलोज। कैश 5,000 रुपये है, डेटर्स 20,000 रुपये है, मशीनरी 60,000 रुपये है, स्टॉक 25,000 रुपये है और कैपिटल 75,000 रुपये है। आपको बताना है कि इसकी लाइबिलिटी कितनी है। जैसे इस यहाँ पे हिंदी में दिया गया है लाइबिलिटी का मतलब वैल्यू पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा गया। यहाँ पे लिखना चाहिए कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। स्टूडेंट्स, हम काफ़ी तेज़ आपका PYQ सॉल्व करा रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि अभी आपकी लाइव क्लास शेड्यूल की गई है ठीक 9:30 बजे, इसीलिए ये जो PYQ सॉल्व कराने का जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ है। तो आप लोग मेंटेन कर सकते हैं, यदि आपको ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा स्पीड कम कर सकते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी तेज़ बोल रहा हूँ, यदि आपको कोई आपत्ति होती है तो। चलिए, तो बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। तो हम यहाँ पे पूछा गया कि लाइबिलिटीज़ की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है कि लाइबिलिटी कैसे निकलती है, लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट माइनस कैपिटल। अब यहाँ पे लाइबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कौन कौन से एसेट्स हैं और कौन कौन सा कैपिटल है। तो एसेट की बात करें तो मशीनरी एसेट है, डेटर्स एसेट है, स्टॉक एसेट है और कैश भी एसेट है। यानी अब हम जोड़ेंगे 60, 20, 80 और 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1,05,000 और 1,05,000 प्लस 5,000 यानी 1,10,000। अब 1,10,000 में से हमको माइनस करना है कैपिटल की वैल्यू, और कैपिटल की वैल्यू कितनी है, तो कैपिटल की वैल्यू है आपकी 60,000। तो आप 1,10,000 में से सब 60,000 माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 50,000 आ जाएगी। तो इसमें ऑप्शन देखिए 50,000 दिया गया, इसमें ऑप्शन तो 50,000 नहीं दिया गया। तो बताइए वैल्यू कैसे निकलेगी। लाइबिलिटीज इक्वल्स टू, कोई गलती हो गई क्या, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, वेट अ मिनट।
अच्छा, मैं क्वेश्चन ही सही से नहीं पढ़ रहा था, क्वेश्चन यहाँ पे दिक्कत हो गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें सारे एसेट्स की वैल्यू यदि हम जोड़ दें तो सारे एसेट्स की वैल्यू हो जाएगी 1,10,000 रुपये। अब इस 1,10,000 रुपये में से माइनस करना हमको 75,000 रुपये, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल की वैल्यू कितनी दी गई है, कैपिटल की वैल्यू दी गई है 75,000 रुपये। तो 1,10,000 में से 75,000 यदि आप माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, तो आ जाएगा आपका 25 और यहाँ पे 35,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 35,000 जो आपका आंसर हो जाएगा बी। यानी यदि आप चाहते हैं कि आप लाइबिलिटी की वैल्यू निकालें इस क्वेश्चन में, तो लाइबिलिटी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको सारे एसेट्स को जोड़ना पड़ेगा। कैश एसेट होता है, डेटर्स एसेट होते हैं, मशीनरी भी एसेट होता है और स्टॉक भी एसेट होता है। तो इन सभी को जोड़ देंगे और इसमें से कैपिटल की वैल्यू को माइनस कर देंगे, हमारा लाइबिलिटी निकल जाएगा 35,000। आगे बढ़ जाते हैं। गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज विल बी क्रेडिटेड टू। यानी वो गुड्स जो प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से विड्रॉ करता है उसको कहाँ क्रेडिट करेंगे, तो उसको डेबिट तो करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट में, लेकिन उसको क्रेडिट करेंगे हम परचेज अकाउंट में। क्योंकि जब आपका प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से गुड्स निकाल रहा है तो बिजनेस में गुड्स की वैल्यू घट रही है। एंड वी नो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि गुड्स हमारे बिजनेस से बाहर जा रहे हैं तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज क्रय खाता क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है यानी सही है। ऑप्शन है बिल्डिंग अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, गलत है। बिल्डिंग अकाउंट एक रियल अकाउंट होता है। ऑप्शन बी, आउटस्टैंडिंग रेंट इज ए नॉन पर्सनल अकाउंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट एक पर्सनल अकाउंट होता है और पर्सनल अकाउंट में भी एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो एवरी डेबिट हैज ए करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, तो ये ऑप्शन सही है। हर डेबिट का एक करस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम या फिर डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी वाले भी बच्चे कह रहे होंगे हिंदी में डिस्कस नहीं हो रहा, तो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो तीसरा वाला कथन है प्रत्येक डेबिट का समांकन क्रेडिट होता है, ये सत्य है। बाकी भवन खाता एक अवास्तविक खाता, ये गलत है। भवन खाता एक वास्तविक खाता होता है। और जो अदत्त किराया होता है, अदत्त किराया का जो खाता होता है वो अव्यक्तिगत खाता नहीं होता है, वो एक व्यक्तिगत खाता यानी एक पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इज रिलेटेड टू। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 10 है वो रिलेटेड है अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स से। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। जो आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है वो रिलेटेड किससे है, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कैपिटल ऑफ बिजनेसेस, बिजनेस का कैपिटल कैसा होता है। तो बिजनेस का कैपिटल लाइबिलिटी होता है अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। हम जानते हैं कि बिजनेस अलग होता है, बिजनेस का ऑनर अलग होता है, और बिजनेस का ऑनर यदि कोई भी पैसा बिजनेस को देता है तो इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी। उसको हम लाइबिलिटी मान सकते हैं यानी दायित्व मान सकते हैं। तो व्यवसाय की जो पूंजी होती है वो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से व्यवसाय के लिए एक दायित्व होता है यानी लाइबिलिटी होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अर्नड बट येट नॉट रिसीव्ड इनकम इज ट्रीटेड एज, यानी एक ऐसा इनकम जो अर्न तो किया गया है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, यानी इसको हम कहते हैं अक्रूड इनकम। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं अक्रूड इनकम। और जो आपका अक्रूड इनकम होता है ये आपके बिजनेस के लिए एक करेंट एसेट होता है। क्या होता है, आपके बिजनेस के लिए करेंट एसेट होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वो इनकम जो अर्न तो कर लिया गया है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, वो इनकम क्या होता है। तो वो इनकम हमारे बिजनेस के लिए एसेट होता है, यानी वो इनकम हमारे बिजनेस के लिए संपत्ति होता है। हिंदी में अर्जित किंतु अप्राप्त आय मानी जाती है। तो अर्जित किंतु अप्राप्त आय को हमारे बिजनेस की संपत्ति माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू। बुक कीपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य होता है कीप करेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी व्यावसायिक लेन देनों का सही एवं पूर्ण अभिलेख रखना, ये हमारे बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज सोन इन ट्रायल बैलेंस देन इट शुड बी सोन इन। यदि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में शो कर दिया गया है तो ट्रायल बैलेंस के बाद इसको कहाँ शो किया जाएगा। तो यदि क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान से समझिएगा, यदि क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में शो कर दी गई है तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं कर सकते हैं। आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक को हम कहाँ दिखाते हैं, तो उसको हम दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन यदि ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी
क्लोजिंग स्टॉक डिस्क्लोज कर दी गई है तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, उसको हम दिखाएंगे कहाँ, उसको हम दिखाएंगे आपके बिजनेस के बैलेंस शीट में, ठीक है, यानी आर्थिक चिट्ठे में उसको दिखाएंगे। यदि उसको पहले से तलपट में दिखा दिया गया है तो उसको बाद में आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है जनरल रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन ऑफ अ फर्म इन, यानी जो फर्म के लेन देने को जनरल में अभिलेखित किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, तो उसको एक क्रम में किया जाता है, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किया जाता है। हिंदी में काला अनुक्रम क्रम में किया जाता है। जर्नल में जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं वो सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी जिस हिसाब से वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे आज कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो उसको आज रिकॉर्ड करेंगे, कल वाला कल, परसों वाला परसों, ऐसे करके हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते रहते हैं। उसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी हिंदी में काला अनुक्रम के अनुसार रिकॉर्ड किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, नॉर्मली द फॉलोइंग अकाउंट्स आर बैलेंस, यानी इसमें से कौन सा अकाउंट बैलेंस किया जाता है, तो देखिए आपको बता दें हम, जो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट होता है इसको बैलेंस नहीं किया जाता है। बाकी जो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है केवल इसको बैलेंस किया जाता है, और बैलेंस करके इसका जो अमाउंट होता है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में। बाकी जो आपका पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट होता है ये बैलेंस नहीं होता है, इसको हम आपके ऑर्गेनाइजेशन के बैलेंस शीट में शो करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग, तो आपका जो लेजर होता है, लेजर को प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। अगर यहाँ पे प्राइमरी बुक होता तो प्राइमरी बुक जर्नल को कहा जाता है, याद रखिएगा। यदि प्राइमरी बुक की बात करें तो प्राइमरी बुक जर्नल होता है, लेकिन अगर हम प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो वो आपका लेजर होता है, यानी वो आपका खाता बही होता है। और जर्नल यानी जो आपका रोज़नामचा खाता होता है, सॉरी रोज़नामचा जो बुक होता है, हिंदी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है इसकी, वो रिकॉर्ड किया जाता है, वो आपके बिजनेस का प्राइमरी बुक यानी प्राथमिक प्रधान बही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच आइटम शोज अ डेबिट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस, तो आपको बता दें कि जितने भी आइटम्स एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी एसेट्स होते हैं, उन सबका बैलेंस डेबिट होता है। तो आप खुद पहचानिए कि इसमें से कौन सा एसेट है। तो इसमें से एसेट की यदि बात करें तो आपका है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, यानी पूर्वादत्त व्यय का तलपट में डेबिट सेल्स परिदर्शित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ₹2000 रिसीव फ्रॉम राम इज क्रेडिटेड इन अकाउंट ऑफ श्याम, इट इज़ एन एरर ऑफ, यानी राम से प्राप्त 2000 रुपये को श्याम के खाते में क्रेडिट कर दिया गया। यह किस अशुद्धि का उदाहरण है, तो ये उदाहरण है कंपनसेटिंग एरर का, यानी क्षतिपूरक अशुद्धि का। तो कंपनसेटिंग एरर है यदि आप किसी एक व्यक्ति का जो ट्रांजैक्शन है उसका अमाउंट किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में रिकॉर्ड कर देते हैं, तो एक तरह का कंपनसेटिंग यानी क्षतिपूरक अशुद्धि होता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया गया है। देखिए न्यूमेरिकल से बच्चे काफ़ी पैनिक हो रहे हैं। न्यूमेरिकल या तो अकाउंटिंग इक्वेशन पे बन सकता है, या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे बन सकता है, या फिर नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालने बन सकता है, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकालने बन सकता है। अब कैसे बन सकता है, कितने फॉर्मूलेज आपको याद रखने पड़ेंगे, इसके लिए हम एक डिटेल लाइव सेशन मॉर्निंग में भी लेंगे और आज रात को भी 9:30 बजे के बाद लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, ओपनिंग स्टॉक 60,000 दिया है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये कहता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे आपको निकालना है यहाँ पे किसकी वैल्यू, परचेज की वैल्यू निकालना है। तो परचेज की वैल्यू निकालना, तो परचेज को इधर ला देंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स को इधर लेके चले जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू की बात करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू कितना है, 1,50,000। थोड़ा तेज़ी हो रहा है स्टूडेंट्स, माफ़ी चाहेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसको दोबारा डिस्कस किया जाएगा आपके लाइव क्लास में। इस समय काफ़ी देरी हो रही है हमको, इसीलिए काफ़ी तेज हम पढ़ा रहे हैं आपको। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 60,000 रुपये। बस अब फॉर्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। और इसके बाद से परचेज को हम ऐड करेंगे तो परचेज की वैल्यू दी नहीं गई है। फिर माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी गई है 40,000। अब यहाँ से परचेज को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो परचेज इधर चला आएगा और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। 60,000 माइनस 40,000 माइनस 1,50,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका परचेज इक्वल्स टू 60,000 माइनस 1,90,000।
तो 60,000 में से अगर हम 1,90,000 को घटाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये परचेजेस पहले आएगा, परचेज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 1,90,000 माइनस 60,000, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1,30,000। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 1,30,000 क्रय की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा तेजी हो रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अगला है रॉयल्टी अकाउंट इज अ, तो रॉयल्टी अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? ऑप्शन ए है पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी है रियल अकाउंट, ऑप्शन सी है नॉमिनल अकाउंट और ऑप्शन डी है प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपका जो रॉयल्टी अकाउंट होता है ये होता है आपका नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र खाता। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट वर्किंग मीन्स, शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या होता है? तो शॉर्ट वर्किंग का मतलब होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, इसका ऑप्शन भी हो जाएगा मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, इसका मतलब होता है शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। रॉयल्टी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, रॉयल्टी किसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है? यानी रॉयल्टी की गणना किसके आधार पे होती है? तो रॉयल्टी की गणना होती है आउटपुट या सेल्स के आधार पे, यानी उत्पादन या विक्रय के आधार पे। तो रॉयल्टी की गणना कैसे होती है? तो उत्पादन या विक्रय, एंड गलत हो जाएगा। तो रॉयल्टी की तुलना गणना या तो आउटपुट के बेसिस पे हो सकती है या तो सेल्स के बेसिस पे हो सकती है, यानी या तो उत्पादन के बेसिस पे हो सकती है या तो विक्रय के बेसिस पे हो सकती है। अगला है शॉर्ट वर्किंग रिकवरेबल इन फ्यूचर इज शोन इन, शॉर्ट वर्किंग जो फ्यूचर में रिसीवेबल होता है उसको कहाँ शो किया जाता है? तो उसको शो किया जाता है अंडर एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, तो इसका हो जाएगा डी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। हिंदी में वसूली योग्य लघु कार्य राशि को दर्शाया जाता है तो उसको चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। रॉयल्टी अर्न बाय द लेसर इज क्रेडिटेड टू, तो जो रॉयल्टी अर्न करता है लेसर उसको कहाँ क्रेडिट किया जाता है? उसको क्रेडिट किया जाता है रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। अब क्यों क्रेडिट यहाँ पे किया जाता है, इसका लॉजिकल रीजन है जो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ लाइव क्लास में। अब यहाँ पे हम हर एक चीज़ डिस्कस नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, जल्दीबाजी के लिए माफ़ी चाहेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 31, शॉर्ट वर्किंग अनरिकवरेबल इज ट्रांसफर टू, यानी वो शॉर्ट वर्किंग जो अनरिकवरेबल होता है उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? हिंदी में नौ वसूली होने वाले लघु कार्य राशि को हस्तांतरित किया जाता है, तो उसको हस्तांतरित किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि वो जब अनरिकवरेबल बन गया है तो इसका मतलब ये है कि वो वहाँ से हमको पैसा रिकवर नहीं होगा। जो पैसा रिकवर होने वाला था अभी वो रिकवर नहीं हो पा रहा, इसका मतलब क्या है? हमारे बिजनेस में एक लॉस हो गया, इसीलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस साइड में पुटअप कर देते हैं, नहीं लाभ और हानि खाता के जो खर्च वाला पक्ष होता है उसमें इसको हम दिखाते हैं। अगला है रॉयल्टीज़ आर इक्वल्स टू, रॉयल्टीज़ किसके बराबर होती हैं? ऑप्शन ए है मिनिमम रेंट प्लस शॉर्ट वर्किंग, ऑप्शन बी है मिनिमम रेंट माइनस शॉर्ट वर्किंग, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी मिनिमम रेंट माइनस शॉर्ट वर्किंग। जो आपका रॉयल्टी होता है वो मिनिमम रेंट माइनस शॉर्ट वर्किंग के बराबर होता है, यानी न्यूनतम किराया माइनस लघु कार्य राशि के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। अंडर द हायर परचेज सिस्टम द बायर बिकम्स द ऑनर ऑफ द गुड्स व्हेन, यानी हायर परचेज सिस्टम में बायर ऑनर कब बनता है? तो बायर ऑनर तब बनता है जब वो फाइनल पेमेंट कर देता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज व्हेन ही मेक्स फुल पेमेंट, यानी जब वो पूरा भुगतान कर देता है, वह पूर्ण भुगतान जब कर देता है तो वो किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत क्रेता माल का स्वामी बन जाता है, यानी हायर परचेज सिस्टम के अंदर वो ऑनर बन जाता है गुड्स का। क्वेश्चन नंबर 35 है अंडर हायर परचेज सिस्टम इफ द बायर फेल्स टू मेक फुल पेमेंट द वेंडर कैन, अगर हायर परचेज सिस्टम में बायर फुल पेमेंट नहीं कर पाता तो वेंडर क्या कर सकता है? तो वेंडर अपने गुड्स को रीपोजेस कर सकता है, यानी जो उसका स्वामी है, जो उसका विक्रेता है, वो उसको माल को दोबारा अपने अधीन कर सकता है, यानी माल पर पुनः अधिकार प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम द बायर बिकम्स द ऑनर ऑफ गुड्स व्हेन, तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में बायर ऑनर तभी बन जाता है जब वो एग्रीमेंट में एंटर करता है। कब वो बनता है ऑनर? जब वो एग्रीमेंट में एंटर करता है, यानी जब वो समझौता कर लेता है। तो किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत क्रेता माल का स्वामी बन जाता है जब वो समझौता कर लेता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। देखिए इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम, ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो आप जाइए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पे आप सारथी को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर यदि सारथी को नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम इफ द बायर फेल्स टू मेक फुल पेमेंट द वेंडर कैन, यानी इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में यदि बायर पूरा पेमेंट नहीं करता है वेंडर को, तो वेंडर क्या कर सकता है, यानी किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत यदि क्रेता पूर्ण भुगतान करने में असफल रहता है तो विक्रेता क्या कर सकता है, तो विक्रेता क्या कर सकता है, विक्रेता सू कर सकता है बायर को, यानी वो केस कर सकता है उसके खिलाफ, यानी भुगतान के लिए क्रेता पर वो वाद कर सकता है, वाद यानी केस कर सकता है। ठीक है, अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ध्यान से समझिएगा, अगर हायर परचेज सिस्टम की बात करें, यदि बायर फुल पेमेंट नहीं करता है तो हायर परचेज सिस्टम में वो केस नहीं फाइल कर सकता है। वो क्या कर सकता है, वो गुड्स को रिपोजेस कर सकता है, यानी गुड्स का पुनः अधिकार ले सकता है, लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में वो सीधे केस फाइल कर सकता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। ये सब माइन्यूट डिफरेंसेज है जहाँ पे बच्चे फंसते हैं। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बायर टू, जो इंटरेस्ट का अमाउंट बायर क्रेडिट करता है वो कहाँ क्रेडिट करता है, तो वो क्रेडिट करता है वेंडर अकाउंट में। कहाँ क्रेडिट करता है, वेंडर अकाउंट में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज विक्रेता खाता। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। इन हायर परचेज सिस्टम हायर बायर कैन मेंटेन हिज अकाउंट अंडर, यानी हायर परचेज सिस्टम में क्रिया क्रय पद्धति में किराया क्रेता अपने खाते निम्नलिखित विधि में रख सकता है। ऑप्शन ए है एसेट एक्रूवल मेथड, ऑप्शन बी है टोटल प्राइस मेथड, या फिर ऑप्शन सी है एनी ऑफ द टू मेथड, यानी इसमें से दोनों मेथड में से कोई किसी भी मेथड में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज एसेट एक्रूवल मेथड, यानी संपत्ति उपार्जन विधि के अंदर हायरर मेंटेन कर सकता है अपने अकाउंट्स अंडर हायर परचेज सिस्टम। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, एसेट अक्रूवल मेथड, यानी संपत्ति उपार्जन विधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। आखिरी क्वेश्चन, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम टोटल इंटरेस्ट रिसीव बाय द सेलर इज क्रेडिटेड टू, यानी किस्त प्रणाली की दशा में विक्रेता द्वारा प्राप्त कुल ब्याज को क्रेडिट किया जाता है, तो कुल ब्याज को क्रेडिट किया जाता है अंडर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में इसको क्रेडिट किया जाता है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे आपके 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन बताने की स्पीड काफ़ी तेज़ थी, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, और मिलते हैं आपके साथ 9:30 बजे आपकी लाइव क्लास में। तो चाहिए मिलते हैं।